क्या ऐसे मुझे आप 3 इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग्स बताओ, हाँ. जो अगर आते हैं, और माइलस्टोन्स भी बता दो कि अगर ये 1.5 साल में ऐसे नहीं होता तो आपको एक ये वाला चेकअप या ये टेस्ट तो कराना ही चाहिए। न्यूरोटिपिकल बच्चा जैसे बाकी पट बातें करते हैं, समझते हैं, जैसे रेगुलर नॉर्मल जिसे दुनिया कहती है, या न्यूरोडाइवर्स होएगा, दोनों में से एक चीज होगी। क्या पेरेंट्स को अपना एफर्ट डालना शायद उतना भारी पड़ रहा है अभी, व्हेन किड्स डिमांड दैट काइंड ऑफ थिंग, कि वो सोचते हैं कि बस वही जो हमारा एक्सपर्ट है वही करा देगा सब कुछ। अब एक रेगुलर बच्चा ट्यूशन जाता है, वो भी 3 दिन नहीं जाता, वो 6 दिन जाता है, तभी भी एग्जाम में माँ फिर भी सिखाती है। हम एक स्पेशल बच्चे को 3 दिन भेजेंगे, 45 मिनट या 1 घंटा, घर पे नहीं कुछ भी करेंगे, फिर हम सोचेंगे जादू हो जाए। वो जादू तो रेगुलर के साथ भी नहीं होगा। मैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर थी, मेरे बेटे के स्कूल ने कहा हमारे पास क्लर्क की ओपनिंग है, आपको स्पेशल एजुकेटर तो नहीं दे सकते, तब तो मैं ट्रेंड नहीं थी। तो मैंने बोला मुझे क्लर्क चलेगा, क्योंकि मुझे उसके साथ रहना था और ये देखना था कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं अपने नोट्स बना रही हूँ। तो अगर ये जैसे रेड फ्लैग्स हमें दिखे तो सबसे पहली चीज फिर पेरेंट्स को क्या करनी चाहिए? सबसे पहली चीज है कि तो हाउ डू पीपल डिफरेंशिएट कि यार ये शाय और वैसे है या ये स्पेक्ट्रम में है? 2 साल से 2.5 साल के अंदर जिस बच्चे को ऑटिज्म नहीं है वो कैचअप कर जाएगा कंप्लीटली। तो शुरुआत से सबसे पहला जो चीज पेरेंट्स को करने की जरूरत है, हर एक जो सेंटर है, डू दे डू पेरेंट ट्रेनिंग आल्सो? इट इज मैंडेटरी, पर नहीं करता है ना कोई। जैसे जैसे इंसिडेंटल लर्निंग आप बढ़ते जाएंगे, है ना, एक्वायर्ड लर्निंग के थ्रू सिखा के, वैसे वैसे आपका बच्चा सीवियर से मॉडरेट, मॉडरेट से माइल्ड, माइल्ड से बॉर्डरलाइन। क्या सच्ची में स्क्रीन टाइम इनहैंसेस या ऑटिज्म को बढ़ावा देता है? 1980s में 1 kid in 10,000 had autism. Come 2025, 1 kid in 55 has autism. Look at the alarming growth rate. तो ऑटिज्म का रिकवरी रेट क्या है? मतलब हाउ सून कैन अ चाइल्ड रिकवर? दोस्तों, आज का हमारा पॉडकास्ट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि ये मैंने आपके सवालों से इस पॉडकास्ट को फ्रेम किया है और इसको डिसाइड किया है। कुछ महीने पहले मैंने ऑटिज्म पर एक और पॉडकास्ट किया था एक डॉक्टर के साथ, और आप लोगों के बहुत सवाल आए थे उसमें, और हम उन सारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। इनफैक्ट एक्चुअली पेरेंट्स के बहुत सवाल थे उसमें, और उनको काफ़ी डाउट्स थे ऑटिज्म की चीज़ों को लेकर। तो आज हमने सोचा कि हम उसी पर एक और एपिसोड करेंगे, ताकि वो सारे सवाल हम इस एपिसोड में अच्छे से कवर कर सकें। और आज की जो हमारी गेस्ट हैं इस पॉडकास्ट के लिए, ये उनकी पर्सनल जर्नी से शुरू हुआ। उनके अपने बच्चे को ऑटिज्म था, और कैसे उन्होंने उसके साथ काम किया, उसको इस काबिल पहुंचाया कि आज वो अपने आप काम कर रहा है, उनसे अलग रह रहा है, दूसरे शहर में रह रहा है, अपनी पूरी देखभाल कर रहा है, और उन्होंने इसको अपना मिशन बना लिया। और 18 साल से ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है स्पेशल केयर और स्पेशल चिल्ड्रन के साथ काम करने का। एंड शी इज़ एन ऑटिज्म पेरेंटिंग कोच, मतलब पेरेंट्स को कोच करना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी जर्नी का, क्योंकि अगर पेरेंट्स समझ जाए क्या करना है, तो जो लैग आ जाता है ऑटिज्म में बच्चों में, वो आप बहुत हद तक कम कर सकते हो। तो आइए आज हम उस सारे मिथ्स, सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हैं इस पॉडकास्ट में हमारी गेस्ट के साथ, रजनी सिंह मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो पॉडकास्ट का नाम ही समझे क्या है, तो मैं चाहती हूँ आप अच्छे से समझा दो लोगों को, क्योंकि उनके काफ़ी सवाल थे। आई रियलाइज कि वो सारे पेरेंट्स ही थे जो पूछ रहे थे, और उनके बहुत ही अलग तरीके के सवाल थे अपने बच्चों के बारे में। बट सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि ऐसी क्या चीज़ है जो पेरेंट्स को रोकती है ये एक्सेप्ट करने में कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म है, और इसको अब एक अलग तरीके से, नज़रिए से पढ़ाना या उसकी देखभाल करनी पड़ेगी? डर। एक डर कि ये सोसाइटी, ये समाज इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, पता नहीं क्या होगा, मेरे जीन्स इन्फीरियर हैं। ये जीन्स का चक्कर कुछ ज्यादा ही हम पेरेंट्स को रहता है, क्योंकि आप देखेंगे वो स्टेज पे इंडियन आइडल पे बच्चा गा रहा है तो उसके पिताजी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि सारी दुनिया से अलग हट के, वो जीन्स का ही चक्कर है। अब वो 4 दिशा में देख रहे हैं कि हर तरफ सब अपनी जीन्स सुपीरियर दिखा रहा है, मेरी जीन्स देखो इन्फीरियर हो गया।
तो ऑटिज्म को डीप डाउन एक अपना पर्सनल इंसल्ट समझ के कि ऐसा कैसे, हमारे परिवार में तो हुआ ही नहीं कभी, फेलियर अपना मान के, फेलियर मान के, और उसके बाद इसके भविष्य का होगा क्या। तो वो जो ऑस्ट्रिच अप्रोच होती है ना कि आंख ही बंद कर लो, है ना, कबूतर वाली बात की बिल्ली देख के आंख बंद कर लो, तो वो बोलते नहीं कुछ है ही नहीं। और इसमें ग्रैंड पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स बहुत हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं कि फला गांव में फला बच्चा 15 साल का बोला, 12 साल का बोला, 8 साल का बोला, कोई बात नहीं है बोल लेगा। तो वो सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, और वो ये सुनना चाहते हैं कि आपके बच्चे को कुछ नहीं है। और ये सुनते 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 जब वो इतना ऑब्वियस हो जाता है, चेहरे पे आ जाता है, तब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। बच्चा 8 साल का हो गया, 9 साल का हो गया, अब कोई तो एक्शन लेना ही है और कुछ है ही। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि तब तक काफी देर हो जाती है और बच्चे का गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैम क्या ये ठीक है अगर पेरेंट्स को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो और शायद डॉक्टर वो नहीं कैच कर पा रहा, या वो नहीं बताते, या हो सकता है ऐसे सबके पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, तो अगर आप एक्सपर्ट से आपकी राय नहीं मिलती तो इट्स ओके, आप कहीं भी और ओपिनियन ले लो, पर जितना जल्दी इसको डिटेक्ट कर सको उतना अच्छा है, और उसको वहीं पे मतलब यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट अर्ली। एब्सोल्युटली। सबसे पहली चीज तो मैं ये बोलूंगी कि अपने अंदर से वो शर्म, वो शेम हटा दीजिए कि अगर आपके बच्चे को, देखिए हमारा कंट्री, ये वर्ल्ड सब इवॉल्व हो रहा है। आज से 100 साल पहले जिसके घर में बेटी पैदा हो जाती थी तो वो शर्म से वैसे ही मर जाता था कि यार बेटी हो गई है, बताइए, है ना। तो मतलब इंसान होते थे और लेडीज होती थी, इंसान में लेडी आती नहीं थी, ठीक है, उससे एक लेवल नीचे, और उसके बाद बच्चे, उसके बाद जानवर। तो उनकी ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से होती थी, और ये माना जाता था इसमें बुद्धि भी नहीं है, इसमें शक्ति भी नहीं है, ये कुछ कर, तो डिसेबिलिटी वाला ही मॉडल था एक हिसाब से। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि हमने रियलाइज किया कि ये तो इक्वल है। वो ही सेम एवोल्यूशन आपको लाने की जरूरत है। न्यूरोटिपिकल होएगा, यानी मेरे छोटे वाले जैसा, आप मोस्ट बच्चों के जैसे न्यूरोटिपिकल बच्चा, जैसे बाकी पट 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 बातें करते हैं, समझते हैं, जैसे रेगुलर नॉर्मल जिसे दुनिया कहती है, या न्यूरोडाइवर्स होएगा, दोनों में से एक चीज होएगी। न्यूरोडाइवर्स मतलब मेरे बड़े वाले जैसा, जो कि चीजों को समझता तो है लेकिन एक अलग ढंग से समझता है। जब आप ये मानना शुरू कर देंगे कि ये कहीं से कुछ कम नहीं है, इसकी जरूरत है, इसको सिखाना है ताकि ये उस हिसाब से आगे चल सके, तो फिर आप कभी भी गैप नहीं करेंगे। इस केस में ना मुझे मेरी एक स्टूडेंट का मैं खास जिक्र करना चाहूंगी। जम्मू से आगे एक गांव में ये लेडी पूरा हिंदी बोलती है, उसको कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं, 12th की पढ़ी हुई है, लेकिन जब वो हमसे मिली थी तो मैंने ये पाया, जब उसने अपने बच्चे की बात की, डायग्नोसिस बहुत देरी में लिया उस लड़की ने, लेकिन उसके बहुत पहले से ही वो काम कर रही है बिना जाने कि वो ऑटिज्म टेक्निक्स लगा के काम कर रही है। उसे नहीं पता वो ऑटिज्म टेक्निक्स लगा के काम कर रही है, लेकिन वो कर रही है। इतनी स्ट्रांग होती है एक माँ की इंस्टिंक्ट और गट। डायग्नोसिस बहुत देरी में आया पर गैप उतना नहीं था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुमको ये सब किसने सिखाया? कहती सिखाने की क्या बात है, अब वो इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, तो मैंने उसे गोदी चढ़ा लिया और उसे बोर्ड के पास में ले जाके, देख इधर देख, वो आई कांटेक्ट सिखा रही है। तो करना कुछ नहीं है, आपको ये समझना है कि आपका बच्चा एक पोटेंशियल रिस्क पर है। ये मत सोच लो कि सीख जाएगा बड़ा होके सीख जाएगा, क्योंकि आप एक जिंदगी के साथ खेल रहे हो और वो रिस्क पर है, क्योंकि जितना टाइम जा रहा है और वो नहीं सीख रहा है, सोचिए गैप कितना बढ़ रहा है। अब वो जानती नहीं कैसे करना, तो भी गैप तो था उसके बच्चे का भी, पर उतना नहीं था जितना होता अगर उसने कुछ नहीं किया होता। So, क्या पेरेंट्स जब अगर उनको पता भी चल जाता है, डू दे लीव इट कि यार अच्छा हम इसको एक स्पेशल स्कूल में डाल देते हैं तो वहां सीख जाएगा और वहां बेटर हो जाएगा? मतलब आई थिंक क्या पेरेंट्स को अपना एफर्ट डालना शायद उतना भारी पड़ रहा है अभी, व्हेन किड्स डिमांड दैट काइंड ऑफ थिंग, कि वो सोचते हैं कि बस वही जो हमारा एक्सपर्ट है वही करा देगा सब कुछ। अभी मैं इस मामले में थोड़ी सी मैथ, गणित लगाना चाहूंगी। एक हफ्ता मतलब 7 दिन, 24 घंटा, 8 घंटा हटा दीजिए सोने का, 16 घंटा। 16 घंटा मल्टीप्लाई 7 कितना होता है? 112। अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर रही, ये तो गणित है।
112 में से आप 3 घंटा उसको थेरेपी लेके गए हो, वो भी अगर वो थेरेपिस्ट कहता है 1 घंटा देता हूँ, नहीं तो 45 मिनट देता है वो, ट्रू। फिर वो आपको बताता कुछ नहीं वो क्या कर रहा है। मोस्ट केसेस में जो हमने देखा है, गोल प्लान नहीं आता है पेरेंट के पास, ना पेरेंट के सर पे कोई अकाउंटेबिलिटी होती है। अब देखिए हमारे ग्रुप में तो हमने ये चीज ऐसे समझ के चली है कि भाई अगली हेल्प चाहिए तो पिछला वीडियो लेके आओगे, वरना हम नहीं करेंगे। और ये हम क्यों कहते हैं, ताकि थोड़ी सी उसके ऊपर भी प्रेशर बने, और उसको दिखाते हैं दूसरे बच्चे का सक्सेस वीडियो, देखो इन्होंने बात सुनी, इन्होंने किया, देखो। और क्या जगाते हैं, फेथ जगाते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। तो हम एक मतलब टीचर का भी रोल अदा करते हैं, एक दोस्त का भी अदा करते हैं कि तुम्हारे साथ चल रहे हैं, मगर काम देखो करना है। वो 109 घंटा जब बच्चे को वो सपोर्ट वैसे नहीं मिलती जैसे मिलनी चाहिए, तो आप मुझे बताओ, एक रेगुलर बच्चा ट्यूशन जाता है, वो भी 3 दिन नहीं जाता, वो 6 दिन जाता है, तो जाके उसका पूरा कवर हो जाता है, तभी भी एग्जाम में माँ फिर भी सिखाती है। हम एक स्पेशल बच्चे को 3 दिन भेजेंगे, 45 मिनट या 1 घंटा, घर पे नहीं कुछ भी करेंगे, फिर हम सोचेंगे जादू हो जाए, वो जादू तो रेगुलर के साथ भी नहीं होगा। True. है ना। तो हमें इसके अंदर अपने हाथ डालने ही पड़ेंगे। मेरा अपना, मैं एक बैंकिंग प्रोफेशनल थी, HDFC बैंक मेरा लास्ट असाइनमेंट था, अब ऐसे लगता है पिछला जन्म ही था। तो तब जब मेरे को डायग्नोसिस मिला 2 साल 10 महीने पर, मतलब मैंने एकदम घर में आफत करके रखी थी 2 साल 1 महीने से, टेस्ट करवाओ, और वही सब बोलते थे अरे कुछ नहीं है, तुम पागल कर रही हो, ये वो, टेस्ट करवाओ, करते करते खींच के 2 साल 4 महीने तक मैंने किसी तरीके से टाइम निकाला। उसके बाद तो युद्ध था। 2 साल 10 महीने पे मैंने कहा नहीं आते तो मत आओ, मैं जा रही हूँ। क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आती थी कि कुछ तो अपनी जगह पे नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता कि बच्चा बोलेगा नहीं, क्योंकि आप जेनेटिक्स के हिसाब से भी सोचेंगे 6 महीने में बैठना सीख जाना चाहिए। जीन्स तो हम सबकी सेम ही है ना, ह्यूमन बींग्स हैं हम, है ना। तो 1.5-2 साल में बोलना आ जाना चाहिए। अब 2 साल 10 महीने, 10 महीने का फर्क कैसे आ सकता है भाई, 1 आध महीना ऊपर नीचे तो समझ आता है। अपने आप हो जाएगा, कोई आंसर नहीं है। क्योंकि हम डर रहे हैं, इसलिए हम बच्चे को ताक पे डाल देंगे क्या। 2 साल 10 महीने से मैंने जो उसके बाद रिजाइन किया, मैं वापस उस प्रोफेशन में नहीं गई, और इतनी डरी हुई थी, क्या पता क्या कर देंगे। ऐसा नहीं है बाहर लोग अच्छे नहीं है, थेरेपिस्ट भी अच्छे हैं, पर एज अ मदर मैं बहुत डरी हुई थी। तो मुझे मेरे बच्चे की सक्सेस चाहिए थी। मैंने कहा पहले मुझे सीखना है। मैं यूएस गई, मैंने सीखा, वापस आई, यहाँ पढ़ाई की, एक पल भी मैंने उसको, मैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर थी, मेरे बेटे के स्कूल ने कहा हमारे पास क्लर्क की ओपनिंग है, आपको स्पेशल एजुकेटर तो नहीं दे सकते, तब तो मैं ट्रेंड नहीं थी। तो मैंने बोला मुझे क्लर्क चलेगा, क्योंकि मुझे उसके साथ रहना था और ये देखना था कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं अपने नोट्स बना रही। तो वहां से जो हमारी जर्नी शुरू हुई, फिर मैंने पढ़ाई की, फिर मैंने डिग्रियां ली, तो फिर ऑफ कोर्स मैं उस फील्ड में आ गई। बट पॉइंट ये है कि अगर वो 109 घंटे आपको यूज करने आ गए, तो जो 3 घंटे में मैजिक होगा वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप थेरेपिस्ट के साथ पार्टनर कर रहे हो और उससे कह रहे हो देखिए मैंने यहाँ तक ये सिखा दिया, अगर आप ऐसे करके ये चीज सिखा दे तो अगली बार में हम ये कर सकते हैं। वहां पर, और आप आज देखिए उसको 9 महीने हो गए नौकरी करते हुए, हाँ, और 21 साल की एज में उसकी ग्रेजुएशन खत्म हो गई थी, और वो मुंबई से शिफ्ट होके एक सेपरेट सिटी में आके अलग से अपना सब कुछ, इसका मतलब जो बाकी सब कर रहा है वो मेरा बेटा कर ही रहे हैं। बिल्कुल। तो ये अपने आप में एक प्रूफ है, और सिर्फ वो नहीं, हमारे पास 24,000 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से बहुत सारे अब ऐसे हैं जो कॉलेज तक आ गए हैं, जो 10th तक आ गए हैं। हाँ, जय के बराबर पे कोई नहीं है, क्योंकि सब उतनी जल्दी से मेरे से नहीं जुड़े थे, बाद से जुड़े थे, बट वो भी हो जाएगा। बात इतनी है, आप रुक नहीं सकते, और आप ये नहीं सोच सकते अरे ये खुद सीख जाएगा, नहीं होता, या कोई सिखा देगा, वो कोई मैं हूं। बस ये हमेशा याद रखना है, अगर कोई सिखा देगा तो वो कोई मैं हूं। द बक स्टॉप्स हियर, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर से स्टार्ट। तो जैसे आप कहते हो आपको 2 महीने 2 साल 4 महीने पे रेड फ्लैग्स दिखे, और आपने काफी घर में उथल पुथल मचाई कि मुझे कराना है। मे बी लोगों को भी दिखते होंगे, बट दे आर नॉट
अवेयर, डर या आप जाते हैं, कहते हो डर कि जाते डर हैं। जाते हैं कि छोड़ो, या दूसरे बोल देते हैं अरे हो जाएगा, जैसे आप कह रहे हो। तो क्या ऐसे मुझे आप 3 इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग्स बताओ हाँ जो अगर आते हैं, और माइलस्टोन्स भी बता दो कि अगर ये 1.5 साल में ऐसे नहीं होता तो आपको एक ये वाला चेकअप या ये टेस्ट तो कराना ही चाहिए। हाँ। अब देखिए, मैं आपको ना एक डेमो करके दिखाती हूँ। मैं अच्छा। आपकी तरफ देख रही हूँ, हम्म। अब मैं आपके आर पार देख रही हूँ, अच्छा, आपके आर पार देख रही हूँ। समझ गई। हाँ, अब आप मुझे बुलाएंगे बट तो मैं देयर इज आपको नो देखूंगी नहीं, रिस्पॉन्स। हाँ। है ना? और मैं कहीं पर हूँ, आप आवाज देंगे, मैं पलट के हाँ जी नहीं बोल रही हूँ, या मैं आपके पास भी नहीं आ रही हूँ। आमूमन बच्चा, मेरी माँ कहती तू तो 9 महीने में ही बहुत बकबक कर रही थी, लेकिन एक आमूमन बच्चा 1.5 साल में ठीक ठाक बोलने लगता है, थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है। 2 साल तक अगर बिल्कुल चुप है, बिल्कुल चुप है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आपके आर पार देख ले रहा है बच्चा, आर पार मतलब एक्चुअली थोड़ी ना आपके बीच में से उसको दिख रहा है, बट द चाइल्ड इज जस्ट स्टेयरिंग, देयर इज नो रिएक्शन। देयर इज नो रिएक्शन। और अगर बच्चा ने जॉइंट नेम कॉल रिस्पॉन्स नहीं है, और मैं बहुत बड़े बड़े वर्ड नहीं बोलना चाहती, जॉइंट अटेंशन, नेम कॉल रिस्पॉन्स, माने आपकी तरफ देख नहीं रहा है जब भी आप बुला रहे हो। अगर उसको कुछ टॉयज मिल गए तो उनको, और टॉय भी नहीं चाहिए उसको, ये बॉटल का ढक्कन लेके अगर वो घुमाते जा रहा है, घुमाते जा रहा है, वो एक ही काम करता जा रहा है, या फिर उसने कुशन ले लिए, गद्दियां कुछ ले लिया और ऐसे घुमाते, अरे ये फैन को देखते जा रहा है, या फिर उसने टॉयज लेके एक सीधी लंबी लाइन बना दी और बस। और हर बार टॉयज से खेलने का तरीका सीधी लंबी लाइन। आप बच्चों के साथ खेलने के लिए ले गए तो वो कहीं अपनी दुनिया में गुम है, अपना कुछ आवाजें निकाल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, या कोई राइम, अगर कई बोलने भी लगते हैं बच्चे बट मीनिंगफुल नहीं बोल रहा है, राइम बोल रहा है, पोल पकड़ के घूमता जा रहा है, आसपास बच्चे आपस में, ए तूने देखा ये तू क्या कर रहा है, या मिट्टी है। मुझे इतना सारा बच्चों का क्यों पता है, क्योंकि मैं पीछे जाती थी डायरी लेके, ये क्या बात कर रहे हैं, फिर सिखाती थी घर आके, ये बात करना है, मिट्टी फेंकना है, ऐसे करना है। तो ये सब खाली पढ़ाई नहीं, आपको सोशल भी सिखाना होता है। तो अगर वो ये सब नहीं कर रहा है, और ये हमने पूरा मॉड्यूल ही ऐसे बनाया है ऑब्जर्व कर करके, इस उम्र का बच्चा क्या क्या कर रहा है, उनके पीछे जाके, वो मेरा स्टैंडर्ड काम था। ये उम्र में बच्चा क्या क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मेरा क्या नहीं कर रहा है, तो क्या क्या है। अब बाकी तो मेरे हाथ में कुछ है नहीं, मैं सिर्फ ये है कि ये चीजें इसको सिखानी है। अब वो कैसे सिखानी है, वो हमने फिर तरीके निकाले तो जो इसको पसंद आ रहा है। तो ये मोटा मोटा आप कह रहे हो मेन रेड फ्लैग्स हैं टिल द एज ऑफ 2 years। और इनमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इमोशन कंट्रोल नहीं है। अच्छा। अगर मेरे को किसी बात का गुस्सा आ गया तो मैं उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूं, बच्चे की बात कर रही हूं, रोता ही जा रहा है, रोता ही जा रहा है, रोता 40 मिनट 45 मिनट छोटी सी बात के लिए, और इतना अपने आप को मार रहा है, माँ को काट रहा है, सबको मार रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, उसको इम्पल्स कंट्रोल नहीं है। तो ये 100% बात है कि आपका बच्चा स्पेक्ट्रम पर है। अब इसके बाद अच्छा, अब बैठे बिठाए कान ऐसे बंद कर लेगा, सेंसरी इश्यूज हैं। इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, लोग ना, ये मुझे कभी समझ नहीं आई कि अरे ये पानी नहीं है, ये जल है, अरे जल नहीं है, ये नीर है। अरे क्या फर्क पड़ता है अगर आप ये कहोगे अच्छा इसको सेंसरी डिसइंटीग्रेशन है, इसको ऑटिज्म नहीं है, अरे इसको ना स्पीच डिले है, इसको ऑटिज्म नहीं है। अरे क्या सबकी जॉइंट कनेक्टेड है, इंटरवेंशन एक ही है, कनेक्टेड है बिल्कुल। और आप उसको पीडीडी बुला लो, परवेजिव डेवलपमेंटल डिले, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, परवेजिव डेवलपमेंटल डिले नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, क्या फर्क पड़ रहा है। शेक्सपियर सेड व्हाट इज इन अ नेम, है ना। और आप शांति करके बैठ रहे हो, नहीं ऑटिज्म नहीं है, डॉक्टर ने कह दिया है। बस ये सारे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अम्ब्रेला के अंदर आते हैं। ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट है, या आपका बच्चा न्यूरोटिपिकल है, माने मेरे वीर जैसा, बाकियों जिसको आप नॉर्मल बोलोगे, या आपका बच्चा न्यूरो डाइवर्जेंट है, मेरे बड़े वाले जैसा, है ना। तो अगर ये जैसे रेड फ्लैग्स हमें दिखे तो सबसे पहली चीज फिर पेरेंट्स को क्या करनी चाहिए, व्हाट टेस्ट्स, या क्या मतलब आप कैसे डॉक्टर को अप्रोच करें, क्या चीज? सबसे पहली चीज है कि उनको डिले नहीं करना चाहिए, और उनको साइकोमेट्रिक टेस्ट या एनालिसिस
चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल, CARS, कार्स बोलते हैं Okay. बच्चों के लिए। ये टेस्ट है और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, वो करवाने चाहिए। IQ टेस्ट के चक्कर में ना जाएं। ये मैं क्यों कहती हूँ, पेरेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारा बच्चा, देखिए बहुत एक फर्क है इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी, ये दो एक चीज नहीं है, जिसे पहले मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे, और ऑटिज्म में। कल मेरे पास एक फैमिली इंदौर से आई असेसमेंट के लिए, बोलते हैं कि हमारे बच्चे को डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये तो रिटार्डेड है। तो मैंने बोला घर पे आपको टेस्ट करने का क्या तरीका है, आप सुनिए। अगर आपने बच्चे को, कोई उसको कुकी चाहिए, कोई टॉफी चाहिए, कहीं पर भी छुपा दिया या कुछ कर दिया, तो क्या वो किसी टेबल पे चढ़ के, नीचे से घुस के, ऊपर से जाके, जो मर्जी करके, क्या उसको एडवांस साइकोलॉजी का पता है कि मम्मी तो देगी नहीं, दादी के पास जाके कहाँ से तो भी मैं निकलवा लूं? तो मैंने बोला लॉजिक लगाइए, जब ब्रेन इतना चल रहा है, एक बच्चा जिसको रिटार्डेशन होती है वो ऐसा बैठ जाता है, ऐसे मुंह कभी बंद करता है कभी नहीं करता है, अगर मसल्स वीक होते हैं, लार गिर रही होती है, उसको शरारत करने का या अपनी चीज कैसे चाहिए वो निकालने का पता नहीं होता है, क्योंकि ब्रेन किसी भी सूरत में उस तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा होता है ना। तो ये तो एक बड़ा ही बेस लेवल पे, जब आप किसी के पास जाते हो वो कहता है जी इसको रिटार्डेशन है क्योंकि इसका स्कोर IQ का कम आया है। आप एक बात ध्यान से सुनिए, ऑटिस्टिक बच्चे को ये तक सिखाना पड़ता है कि बेटे आपको किसी की बात सुनना है और फिर उसको आंसर करना है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो बच्चा इसलिए आंसर नहीं कर रहा है क्योंकि वो ये नहीं जानता है कि ये जो मुझसे पूछ रहे हैं मुझे इसको आंसर भी करना है, इसलिए नहीं कि उसे आता नहीं है कि ये रेड कलर है। तो जब हमारे पास शुरू शुरू में स्टूडेंट आते हैं, हमें एक हफ्ते तक रेड दिखाओ और हाथ पकड़ के ऐसे, जब भी बोलते रेड दिखाओ तो ऐसे टच करते हैं, ये सिखाना पड़ता है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, भले उसे आता है या नहीं आता है, आपकी रिपोर्ट दिखाएगी उसे नहीं आता है। तो रिटार्डेशन के टेस्ट के लिए नहीं जाना है, ऑटिज्म के स्पेसिफिक टेस्ट के लिए जाना है। और एक कहावत, एक फ्रेज जिसके साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी है और शायद मेरी सक्सेस को मैं उसी को ही मानती हूं, वो है द टाइम टू एक्ट वॉज येस्टरडे। एक्शन लेने का टाइम कल था। भले ही आज मेरा बेटा इतना सेटल है, लेकिन आज भी मैं इसी जुमले पे चलती हूं, कुछ भी सिखाना है तो एक्शन लेने का टाइम कल था। मतलब मुझ में वो हेल्दी एंजाइटी थोड़ी सी रहनी चाहिए कि बॉस कुछ लेट नहीं हो जाए। तो जब पेरेंट्स ये टेस्ट कराते हैं मैम, तो टेस्ट में बताते हैं कि आपका बच्चे को किस तरीके का ऑटिज्म है या स्पेक्ट्रम में कहाँ है, या इस टेस्ट में सिर्फ लो हाई रिस्क कैसे पता चलते हैं? देखिए अलग अलग देखिए स्कोर्स होते हैं, जैसे कार्स का स्कोर है, अगर आपका स्कोर लो आया है तो यानी कि बच्चे की डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है। अच्छा। हाँ, सेंसरी डिसइंटीग्रेशन है तो वो भी पता लग जाता है। कुल मिला के बात इतनी है कि आपको वहां पे माथा पकड़ के नहीं बैठना कि ये स्कोर आया है, वो स्कोर उस समय का है। तो आपको मैं बता दूं, मेरा 75.8% मार्क्स एग्रीगेट लेने वाला ग्रेजुएट बेटा पूरी जिंदगी इंक्लूसिव सेटअप्स में रह के, दोस्त बना के, पिक्चर्स अकेले दोस्तों के साथ जाने वाले बेटे को जब 3 साल की उम्र में टेस्ट कराया था IQ का, तो वो मेंटली रिटार्डेड उसके रिपोर्ट में लिखा था उन्होंने। ओह रियली? हाँ, इसलिए ये जो पेपर आप लेके आते हैं, ये बड़ा जरूरी है कि आपको इसमें सद्बुद्धि होनी चाहिए। अगर मैं बैठ जाती कि ये तो डेडवुड है, कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो इसके तो ब्रेन ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जैसे लोग सोचने लग जाते हैं। हम किसी भी बच्चे को ऐसे नहीं कहते जो रिटार्डेड या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से आते, रिटार्डेड भी वर्ड ठीक नहीं है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, वहां पर भी हम कोशिश करते हैं क्या बेस्ट सिखा सके। लेकिन पेरेंट के मन में तो ये आ जाता है ना कि कुछ हो ही नहीं सकता। तो सोच समझ के उस पेपर को तवज्जो दीजिए। तो जैसे मैम कभी कभी आजकल तो आई थिंक पेरेंट्स काफ़ी हद तक अवेयर हुए हैं, एटलीस्ट इन द अर्बन सिटीज़ एंड अर्बन मेट्रोज में। तो जब आपका बच्चा शायद उन माइलस्टोन से, जैसे आपने कहा 6 महीने पे बैठना या 9 महीने पे चलना ढंग से, या 1 साल पे थोड़ा थोड़ा बात करना शुरू करना, थोड़ा डिलेड चल रहा हो, बट लेट्स से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में नहीं है, तो हाउ डू पीपल डिफरेंशिएट कि यार ये शाय और वैसे है,
या ये उस स्पेक्ट्रम में है, थोड़ा तो उसमें भी कुछ हाँ, साइंस है? 2 साल से 2.5 साल के अंदर जिस बच्चे को ऑटिज्म नहीं है वो कैचअप कर जाएगा कंप्लीटली। अच्छा। 2 तक वो नहीं वैसा दिखेगा, और 2 से 2.5 में उसकी ऐसी ग्रोथ होएगी कि वो फिर पूरा पूरा मतलब पूरी पूरी बातें, फिर ये दादी कहाँ पे डाला है ऐसे करके एकदम पूरा सडन पूरा आपको मैंने वो हाँ दिखता मैंने है। देखा है। वो डॉग ही पूरा नहीं भी बोलेगा आर्टिकुलेशन, तो दादी, तो वो पूरा डर ऐसा ऐसा निकलेगा, सेंटेंस भी क्वेश्चन भी सारा कुछ। लेकिन अगर 2 से 2.5 का ड्यूरेशन में भी नहीं हुआ तो फिर ये मत सोच के बैठ जाओ कि नहीं अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। 2.5 के आगे चांस लेना मतलब बच्चे के फ्यूचर के साथ खेलना है। तो लेट्स से आपको पता चल गया कि आपके बच्चे में ऑटिज्म का कोई स्ट्रीक है, आप वो हाँ। स्पेक्ट्रम पे है, तो उसके बाद फर्स्ट स्टेप्स फिर आप क्या करते हो एज अ पेरेंट, व्हाट यू शुड डू इन टर्म्स ऑफ कि अब आपको पता है कि इसका अब हमें ऐसी चीजें इसको डिफरेंट तरीके से करानी है, या तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? बिकॉज आई डोंट नो इफ द चाइल्ड कैन गो टू अ सेम स्कूल और इट कैन, मतलब आई एम नॉट श्योर। तो ये भी आप मतलब क्लियर कर दो कि शुड ही गो टू अ नॉर्मल स्कूल, और आप कैसे उसको पढ़ा, मतलब कैसे उसकी वो परवरिश स्टार्ट करो फिर? सो पेरेंट्स के लिए इसको बिल्कुल सिंपल और इजी शब्दों में बताऊंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने से ना फिर पेरेंट भी घबरा जाता है। श्योर। तो इसको ऐसे समझिए, अगर आपके घर में ट्विन्स है तो दोनों की एक साथ ग्रोथ हो रही है। अब जैसे ऑटिज्म है एक बच्चे को, तो वो अराउंड 1.5-2 साल में आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, ये ग्रोथ में गैप दिखने लगेगा। अब ट्विन्स है तो दोनों सेम होना चाहिए, ये ऐसा दिखने लगेगा। सबसे पहला गैप कहाँ आता है? अब देखिए, माँ ने बच्चे को लेके मामा ऐसे बात कर रही है ना, दोनों के साथ में कर रही है। एनवायरमेंट से सीख पाने की क्षमता, जिसको बोलते हैं इंसिडेंटल लर्निंग, ये बेस है ना। अब यहाँ से कोई आया, उसने कुछ बोला, किसी ने देखा, जो रेगुलर बच्चा होगा वो लिप्स की मूवमेंट भी देख रहा है कि ऐसे टच हो रहा है, ऐसी आवाज निकाली है मामा। 1.5 साल तक वो वैसी आवाजें भी निकालना शुरू करेगा। क्यों? इनपुट हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, आउटपुट हो रही है। लोग क्या सोचते हैं, प्रोसेसिंग नहीं है ऑटिज्म में, ऐसा नहीं है, इनपुट का इशू है। वो अपने वर्ल्ड में है, इनपुट ही नहीं है। अगर इनपुट किसी तरीके से हो जाए तो प्रोसेसिंग बिल्कुल रेगुलर है। अगर उसको ऑटिज्म प्लस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऐसा कुछ नहीं है, ऑटिज्म प्लस उसको एपिलेप्सी ऐसा कुछ नहीं। अगर खाली खाली ऑटिज्म है तो आप अगर इनपुट प्रॉपर कर दिए तो प्रोसेसिंग होगी, और फिर आउटपुट के लिए लैंग्वेज पे आपको काम करना पड़ता है। तो शुरुआत से सबसे पहला जो चीज पेरेंट्स को करने की जरूरत है, वो क्या करते हैं, डायग्नोसिस आया तो डॉक्टर क्या बोलता है, इसको बिहेवियर थेरेपी ले जाओ, इसको ओटी ले जाओ। ओटी तो उनका हॉट फेवरेट होता है, बुराई नहीं है ओटी में, मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगी क्यों बोलते हैं और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। लेकिन अधूरा है जब तक बैक एंड पे घर पे उसको सब्सटेंशिएट नहीं कर रहे, वो अधूरा है, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, लगातार रोटी कर रहे, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि जो मेन जहां होना था वो तो हो नहीं रहा, तो उससे नहीं निकल रहा। तो अभी क्या, बिहेवियर थेरेपी ले जाओ, ओटी ले जाओ, स्पीच थेरेपी ले जाओ, और ये दवा दे दो। ये सबसे गलत चीज है जो दवा दे दो, रेसिडोन, रेस्पिराडोन, ये जितने भी। क्योंकि क्या होता है कि आप बच्चे के ब्रेन को क्यों बिहेवियर ना करे, जंप ना मारे, आपने दवा दे दी तो आपने सिडेट कर दिया, 1 मिनट में बिहेवियर खत्म हो जाएंगे। बट वो इंपल्स कंट्रोल सीख के खत्म नहीं हुए हैं, ये उसने उस जगह पे बैठ के ये नहीं सीखा है कि अगर टॉफी ना मिले तो वेट करते हैं। ये सिखाना था हमें घिस घिस के, एफर्ट मार के, कि बेटा इधर वेट करोगे, शाउट नहीं करोगे। आयरॉनिकली एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली, ऑटिज्म में सिखाना सबसे इजी है। बिग प्रॉब्लम ये है कि सिखाना क्या है वो नहीं हमें पता। ट्रू। तो अब हम क्या करते हैं, ओटी के ले जाते हैं, फिर बोलते हैं भाई थेरेपिस्ट के यहाँ तो आराम से काम करता है, क्योंकि बच्चे ने ये सीख लिया कि यहाँ पर जब आते हैं, ये स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ मैं बैठता हूँ, या वही तो घर पे भी करने की जरूरत थी ना। एंड वेरी सैड, जो कुछ अच्छे ओटीज हैं वो तो करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी मैंने देखा है कि वो घर का प्लान नहीं देते हैं कि आप क्या करोगे। एक्चुअली मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि वेयर डू पेरेंट्स लर्न दिस? हाँ, तो वेयर डू पेरेंट्स लर्न दिस? पीपल लाइक मी हैव बीन बोर्न बिकॉज ऑफ दिस।
दिस इज व्हाई वी आर हियर। पर मैम आप तो एक हो, यहाँ तो 7 करोड़ केसेस हैं आजकल भारत में, ऑब्वियसली अक्रॉस एज ग्रुप्स, हाँ, बट हर एक जो सेंटर है, डू दे डू पेरेंट ट्रेनिंग ऑल्सो? इट इज मैंडेटरी, पर नहीं करता है ना कोई। इनफैक्ट इट्स द अदर वे राउंड। मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं कि हमसे कहा गया, अरे आप थोड़ी ना, आपको थोड़ी ना आता है, आप बाहर बैठो। नहीं आता है तो तुम्हारा काम है सिखाना उसको, क्योंकि उसके किए के बगैर तुम कभी भी रिजल्ट नहीं ला पाओगे। लेकिन कई केसेस में क्या होता है, वो वाली बात कि ना तो इसे पूरा ठीक करो, हाँ, ना इसे मरने दो ताकि ये आता रहे, विच इज वेरी वेरी सैड, ट्रू है ना। लेकिन उसमें क्या होता है, आपकी तो साहेब एन्युटी बंद गई, है ना, पेंशन लग गई, बच्चा आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, 4 साल आएगा, फिर वो पेरेंट का एकदम दिल टूटेगा, फिर तब तक कोई दूसरा बकरा आ जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। उस पेरेंट को अकाउंटेबल करिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में यही ये बेस है। हम किसी बच्चे के साथ डायरेक्ट काम नहीं करते और हम बहुत हाई अकाउंटेबिलिटी रखते हैं। पेरेंट को बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं, फिर बोलते हैं वीडियो लाओ, अगली ट्रेनिंग तब जब इसका वीडियो आएगा। तो लोग करते हैं और उन्हें सक्सेस स्टोरीज हम दिखाते हैं पिछले वालों की। तो क्या होता है कि एक मैसिव माइंडसेट शिफ्ट आ रहा है कि ऑटिज्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें कुछ नहीं हो सकता। हमारे ग्रुप पे कितने बच्चे अकेले दुकान पर जा रहे हैं, सौदा खरीद रहे हैं, दुकान वाले से बात कर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप नहीं होता। पेरेंट्स वेट करते हैं, ओटी ले जाते हैं, फिर वेट करते हैं कि हाँ अब ये अपने आप नॉर्मल होना। नॉर्मल होना क्या होता है भाई, आपने जितना गुड़ डाला उतना मीठा हो गया। बच्चे को आपने वहां भेजा जहां रोज बोलते हैं कुर्सी पे बैठो, किताब निकालो, ये करो, वो सब कर रहा है। घर पे आके उसको किसी ने नहीं कहा। जब नहीं कहा तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हो कि जो कुर्सी पे बैठा तू वहां बैठा था, वैसे ही तुझे यहाँ बैठना है। जैसे तूने वहां आवाजें नहीं निकाली थी, वैसे तुझे यहाँ नहीं निकालनी। ऐसा नहीं होता है, यही सीखने की जरूरत है। अब हम किस तरीके से सिखाते हैं पेरेंट्स को, अगर आप तार से कपड़े उतार रहे हो तो वैसे भी दिमाग में अगर क्रिबिंग चल रही है, इसका क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, वो ये कर रहा है, उसको बोला आजा बेटा। अब बोलो ये देखिए, ये लॉन्ग, ये शॉर्ट, ये पापा का पैंट लॉन्ग है, टच कर, इधर से टच कर, ये देख, इसको लॉन्ग बोलते हैं। और कई चीजें, ये बिग सॉक्स है, ये स्मॉल है। कॉन्सेप्ट आप कैसे, सीरिएशन बच्चा सीखता है वहां पे, बड़ी कटोरी में छोटी, मॉन्टेसरी इक्विपमेंट से। लेकिन उसको ये नहीं आता है कि यही चीज घर पर भी अप्लाई होती है। इंसिडेंटल लर्निंग जो कम है वो कैसे बढ़ेगी। हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, ओटी जाओ, अच्छी बात है, स्पीच थेरेपी भी जाओ, मगर घर पे उसकी आंखें खोलो। मैं एक छोटा सा टेस्ट पेरेंट्स को देती हूँ, एक कमरे से शुरू हो जाओ, पूरे घर के अंदर देखो उसे क्या क्या आता है। बोल बेटा फ्रिज टच करो, कई केसेस में आता है बच्चे को, कई केसेस में उनको फ्रिज नहीं पता, उनको गोभी नहीं पता, कटोरी नहीं पता, चम्मच नहीं पता। वो आप चाह रहे हो कि वो मुंह से बोलें मम्मा कटोरी दे दो, इसमें आइसक्रीम डाल दो, जब उसे पता ही नहीं ये चीज को चम्मच बोलते हैं। फिर लोग कहते हैं तो आप कैसे कहते हो रिटार्डेड नहीं, उसे पता नहीं। अरे रिटार्डेशन की वजह से नहीं है, इंसिडेंटल लर्निंग नहीं है, स्वयं से नहीं सीखेगा। आपका सिर्फ काम इतना बड़ा है कि आपको ले जाके उसे खड़ा करके देखो, टच करो, ये चम्मच, एक कटोरी रखो, एक चम्मच, बोलो चम्मच टेबल पे रखो, बोलो चम्मच, हाथ ले जाके ये चम्मच है, अब पलट के रख दो, बोलो चम्मच, ये चम्मच है ना, अब मम्मा को चम्मच दे दो, वो दे देगा उठा के। अगर आप सारा दिन, अब नेक्स्ट इसमें क्या आता है कि भाई हमें क्या पता क्या क्या सिखाना है, तो वहां हम जैसे लोग काम में आते हैं कि हमने पूरे चेकलिस्ट बनाए हुए हैं। 3 साल का बच्चा है तो 5 का है, 4 का है, क्या क्या सिखाना है ताकि गैप ना आ जाए। तो एक और चीज मैम, जब ये बच्चे थेरेपी पे जाते हैं तो हाउ डज अ पेरेंट नो, या वो कैसे पता करे कि उसकी थेरेपी में भी डेवलपमेंट सही हो रही है या नहीं हो रही, या वो वहाँ कुछ कर ही नहीं रहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, चेक करें? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भले रजनी हो, सशक्त हो, कोई और हो, कहने को कोई टॉप नॉच प्रोफेशनल हो, यूएस हो, बॉस्टन यूनिवर्सिटी हो, वहां से भी हमारे पास एक स्टूडेंट आई थी बॉस्टन यूनिवर्सिटी से। आपको कैसे पता चलेगा कि सब कुछ ठीक जा रहा है कि नहीं? सबसे पहली चीज अकाउंटेबिलिटी। जो हम पेरेंट्स से मांगते हैं वही हम थेरेपिस्ट से मांगते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं है तो हम बंद कर देंगे अपना काम। पहले बोलते हैं इस महीने में हम ये और बस ये, इससे ऊपर नहीं, सिर्फ ये 4 चीज सिखाएंगे, इससे ऊपर नहीं होगा, मुंह से बोलते हैं। हाँ, फिर कहते हैं 30 दिन के अंदर ये 4 चीज आप घर पे टेस्ट करोगे,
अगर हुआ है तो हमें बताओगे, नहीं हुआ है तो भी हमें बताओगे। और वो सिर्फ उन्होंने टेस्ट नहीं करना है कि वहां पे, फिर होमवर्क देते हैं, हमने यहाँ ऐसे करा है। अब जैसे हम बिग एंड स्मॉल सिखा रहे, टॉल एंड शॉर्ट सिखा रहे, यहाँ सिखाया, फिर हमने उनको क्या बोला कि जाइए अब आप घर पे तार पे करेंगे, अब आप चम्मच बड़ा वाला और छोटा बड़ी कड़छी छोटा चम्मच उससे सिखाएं। तो उसको रियल लाइफ में भी इनकॉर्पोरेट करके जितना आपने गोल लिया है, भले ही वो, और देयर इज अ फुल सिस्टम, 5 फिंगर मॉडल है, बिहेवियर्स कट डाउन करेंगे, लैंग्वेज सिखाएंगे। लैंग्वेज कैसे, पिरामिड है पूरा, तो पूरी साइंस से चल रहे हैं, व्हाट सिखा रहे, हु सिखा रहे, वेयर सिखा रहे, व्हेन सिखा रहे, व्हाई सिखा रहे, और फिर उनको मिक्स एंड मैच कर रहे, फिर सेंटेंस देना सिखा रहे। लोग रोते हैं एकोलेलिया एकोलेलिया, अरे एकोलेलिया तो आपका फ्रेंड है, आप जो बोल रहे हो वो रिपीट कर रहा है, तो सही चीजें बोलो। अब पानी गिर जाए, तुरंत उसको अपॉर्चुनिटी बनाओ, बोलो इधर आ, मम्मी को बोलो आपने पानी गिरा दिया, बोल मेरा बच्चा, इतना ही तो करना है। तो ऐसे करके आप बिहेवियर्स खत्म करेंगे, आप लैंग्वेज बढ़ाएंगे पूरे सिस्टम के हिसाब से, फिर आप उसको बच्चों के पास फॉरवर्ड करेंगे, अब हेलो करो, अब इसको ये पूछो, अब इसको पूछो कल स्कूल गए थे, ऐसे करके। उसके बाद अच्छा इसमें ईगो नहीं लानी है, पार्क के बच्चे नहीं लेने, वो बोलेंगे आंटी आंटी ये ऐसा क्यों है, बस आपको डिप्रेशन है ना। आपका मेड का बच्चा हो गया, बहन का, कोई ननद का, कोई आसपास का जो कंट्रोल में है ना, बच्चे का कजन हो गया, ऐसे से स्टार्ट करेंगे। फिर लाइफ स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। आज अगर मेरा बेटा इंडिपेंडेंट रहता है तो उसको 6 साल की उम्र से ये सब्जी उठा, मैं नहीं उठाऊंगी, हल्का 250 ग्राम का ही, बाकी मैं उठा रही हूँ, गुम नहीं करेगा, या अदरक फ्रिज में रखेगा, ये कर वो कर, उसकी उम्र के हिसाब से आप लाइफ स्किल्स, सो मच सो कि अभी अपना बैंक में कुछ डिपॉजिट करना है, कुछ करना है, कुछ भी, सब कुछ वो खुद कर रहा है। तो आपको लाइफ स्किल्स सिखाने पड़ेंगे और फिर एकेडमिक्स सिखाने पड़ेंगे। और एकेडमिक्स जब आप सिखाते हैं तो वो सिंपल कॉपी और पेन और पेपर से नहीं होगा। जैसे आपने कहा था कि मेन स्ट्रीम में डालना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको पहले लैग खत्म करने हैं। अगर आप लैग नहीं खत्म कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं क्लास में तो जाता है पर सीख कुछ नहीं रहा, क्योंकि आपने उस हिसाब से सिखाया नहीं। जब आप उस हिसाब से सिखाओगे तब आप देखोगे मेहनत जो आपकी घर पे हो रही होगी उससे वो क्लास में रिस्पॉन्स देना शुरू करेगा। ये जो आपकी कोऑर्डिनेशन रहेगी, इसके साथ 5 साल 7 साल 10 साल तक हम जब ये पूरा सिस्टम, और बच्चा एकदम उस लेवल पे आ जाएगा कि अपने आप समझ रहा है, बोल रहा है, कर रहा है, और ये सब पॉसिबल है, उसके बाद आपकी इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इसमें मैं आपको थोड़ा बुक्स का भी जैसे बताना चाहूंगी। हम उसको बैठा के बेटा 5 + 3, 5 इन योर हेड 3 ऑन योर फिंगर्स, उससे नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है, तो आपको इसको प्रैक्टिकल तरीकों से कराना पड़ेगा। देखिए जैसे ऐसे अगर आप देख रहे हैं, ये हमने सीढ़ी बनाई है, अब इसमें हमने 2 मोर, अब इसमें हमने क्या करा 5 और 2 मोर, 3 होगा तो 3 मोर लेंगे। अब यही सीढ़ी आप बच्चे को नीचे लेके जाएंगे, सीढ़ी पे लिखेंगे, पहले ये हाथ से कराएंगे, या ये भी ले जाइए नीचे सीढ़ी के पास, ये कराइए, अब उसको सीढ़ी पे खड़ा कीजिए, फिर देखिए 5 पे खड़े हो, 2 और आ गए 6 और 7, अब ये 7 हुआ, फिर क्या करेंगे, जेंगा ब्लॉक्स वगैरह भी लेंगे, उसके साथ भी सिखाएंगे, माने उसको टच एंड फील से इसका मीनिंग क्या है, और फिर कंफ्यूजन ना हो जाए उसके लिए बड़े बड़े बॉक्सेस में। अब ये तो मैं सिर्फ एक डेमो के लिए, मतलब समझाने के लिए पेरेंट्स को, हमारे पास ऐसी 20-25 बुक्स ऑलरेडी है, हर टॉपिक पे, डिवीजन क्या, फ्रैक्शन क्या, सब्ट्रैक्शन क्या, एक एक चीज और हम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक बच्चे के समझ में नहीं आएगी, प्लस आपको कलर कोडिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को यूज करना होगा ताकि आपका बच्चा समझ सके। ऐसे पेरेंट्स को क्या ईगो हो जाती है, जैसे टीचर क्लास में सिखा रही है, मेरा बच्चा वैसे ही सीखेगा, ये सब कर लेगा, मैं तो कलर कोडिंग नहीं करूंगा। अरे अगर मेरे को बगैर चश्मे के ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है तो इसमें कौन सी विक्ट्री है कि तुझे चश्मा नहीं मैं लगाने देता। ऐसे नहीं है, मैं चश्मा लगा के भी अगर क्लास में फर्स्ट आ जाऊं तो इसमें कोई एतराज नहीं है ना। जिसको जिस चीज की जरूरत है उसे देते क्यों नहीं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि बच्चे को स्कूल डालना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है,
उसके पहले लर्निंग लैग खत्म करना बहुत ज्यादा बिल्कुल। इम्पोर्टेंट। और स्कूल डालेंगे तो पूरे एक कनेक्शन के साथ डालेंगे, टीचर से पीटीएम ज्यादा करेंगे, मतलब तंग नहीं करेंगे टीचर को, लेकिन बताइए घर पे मुझे क्या करना है। और जो स्कूल कहेगा कुछ नहीं बता रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, प्लीज वहां से निकाल लो, क्योंकि आपके बच्चे की उम्र रुकने वाली नहीं है, ये बहुत जरूरी है। तो जैसे माँ अभी आपने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कहा, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में लेवल्स क्या होते हैं, मतलब हाउ डू वी नो दैट? या तो बेसिकली देखिए, बेस पे तो एक ही डेफिनेशन है, जिसकी इंसिडेंटल लर्निंग एक्सट्रीमली कम है वो सीवियर है। ओके। मतलब अब एक रेगुलर बच्चे की बात करें, वो यहाँ बैठा होगा, वो सारा स्कैन कर लेगा, वापस जाके बोलेगा मम्मा वहां पे वो वाले प्लांट्स थे मुझे बड़े पसंद आए, वैसे वाले अपने घर पे लाओ। ऑटिस्टिक बच्चा है, उसको नहीं पता होगा कि प्लांट्स भी है, भले वो बैठा भी है, जब तक हम ये नहीं बोलेंगे बेटा वो देखो वो, अब वो उधर देख लेगा तो बोलेगा रेड फ्लावर, येलो फ्लावर पॉट, हाँ, फिर हम सेंटेंस देंगे। अब ये तो आपका हो गया हाई फंक्शनिंग बच्चा, कि जिसको वैसे पता नहीं है, आपने मुंह मोड़ा, बोला देखो काउंट करो कितनी बुक्स है, 1 2 3, है ना। तो आप किसी भी एनवायरनमेंट को यूज करोगे, फिर घर जाके बोलेंगे सेंटेंस बनाते हैं, हम वहां गए थे, हम रेस्टोरेंट गए थे, बोल बेटा, हाँ। तो फिर ऐसे धीरे 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 उसको आता जाएगा। अब मॉडरेट हो गया, जिसकी इंसिडेंटल लर्निंग थोड़ी सी और लो है, जिसको आप बार बार फ्लावर दिखा रहे हो, शायद उसको नहीं पता लग रहा है ना, तो फिर आप उसको छुआ के दिखा रहे हो, देखो ये ऐसा, ये भी फ्लावर है, फिर आपने बहुत से फ्लावर साथ रख दिए, एक एप्पल रख दिए, कुछ एप्पल कुछ फ्रूट रख दिए, मिक्स कर दिया, बोले जो जो फ्लावर है वो बास्केट में डाल दो, जो जो फ्लावर नहीं है वो टच मत करो। अब ये मॉडरेट हो गया, क्योंकि उसको सीख तो रहा है लेकिन उसको एफर्ट ज्यादा जा रहा है। सीवियर क्या हो गया, जिसकी इंसिडेंटल लर्निंग एकदम लो है ना। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूं कि किसी भी बच्चे के ऊपर ये माइल्ड है, ये मॉडरेट है, ये सीवियर है, ऐसा टैग लगाया जाए। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर नापने के लिए और फीवर नापने के लिए आपके पास नंबर्स हैं, है ना। तो आप बोलेंगे जी ब्लड प्रेशर हाई है क्योंकि मशीन दिखा रही, लेकिन ऑटिज्म में कौन हाई फंक्शनिंग है, कौन लो फंक्शनिंग है, कौन मॉडरेट है, कौन प्रोफाउंड है, ये नापने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, तो हाँ, अगर मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ, आपकी रेजिलियंस के ऊपर है। अगर मैं बहुत रेजिलियंट हूँ और मेरी जिंदगी में ऐसा है कि मैंने कभी हार नहीं मानी, जैसे मैंने वो गांव वाली हमारी स्टूडेंट का बताया था, नाम तो नहीं लूंगी, वो जो भी है बोलती मेरे पिताजी नहीं थे, तो मैं अपने छोटे भाई बहन को बोलती थी अरे हमने डरना थोड़ी है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उसकी रेजिलियंस देखो। अगर उसको बच्चे ने 20 बार रिजल्ट नहीं दिया तो 21वीं बार वो फिर उसको ऐसे चढ़ा के वो खड़ी हो जाएगी, वो काम, उसको ये लग ही नहीं रहा कि वो काम कर रही है। अब अगर उसका बच्चा मॉडरेट भी है तो भी वो हाई फंक्शनिंग में आ जाएगा, क्योंकि गैप कवर होता जा रहा है, क्योंकि वो हट ही नहीं रही, है ना। दूसरी तरफ कोई है, हाय मेरी क्या किस्मत है, मेरी क्या जिंदगी है, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है, मैं तो ऐसी जगह हूँ जहाँ तो लाइट चली जाती है। ऐसे भी केसेस हैं। ये दिस एक्चुअली वन ऑफ द पेरेंट्स की, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मेरी ऐसी जगह पे शादी हुई है यहाँ पे तो लाइट चली जाती है। अब उसके लिए वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, तो उसकी रेजिलियंस क्या है, तो वो क्या बोल रही है, सीवियर है, जबकि बच्चा कितनी चीजें अपने आप सीख रहा है। तो इससे पहले कि हम ये एक्चुअल, क्योंकि हमारे पास कोई नंबर्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये बड़ी क्वालिटेटिव सी सर्च है कि हाँ मेरे बच्चे को, हम नंबर्स डालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपके घर के अंदर आपने रेड लिस्ट बनाई, येलो बनाई, ग्रीन बनाई। रेड मतलब उसको पता ही नहीं है और वो बोलता भी नहीं है। आपने बोला मिक्सर टच करो, उसे नहीं पता। आपने बोला फ्रीजर दिखाओ, उसे नहीं पता। कड़छी दिखाओ, उसे नहीं पता। वो सब रेड में आ गया, वो आपने सिखाना है। येलो क्या है, आपने बोला बॉटल टच करो, उसने टच कर दी पर बोलता नहीं है, वो येलो हो गया। ग्रीन क्या है, पानी दो तो पानी ग्रीन है। शूज चाहिए तो शूज ग्रीन है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें कितना काम करना है। जैसे जैसे इंसिडेंटल लर्निंग आप बढ़ते जाएंगे, है ना, एक्वायर्ड लर्निंग के थ्रू सिखा सिखा के, वैसे वैसे आपका बच्चा सीवियर से मॉडरेट, मॉडरेट से माइल्ड, माइल्ड से बॉर्डरलाइन, ठीक है। इसका उल्टा भी सही है। आप छोड़ देंगे मेरी किस्मत ऐसी है, ये ऐसा है, भगवान को पत्थर मारो, ये थेरेपिस्ट चीट कर गया, वो कर गया, अपनी बात कभी नहीं करेंगे कि मैंने क्या नहीं किया। तो अगर वो बॉर्डरलाइन था तो गैप बढ़ते बढ़ते वो, क्योंकि देखिए हर एज
एक प्रेशर और वो लैग डालेगी, है ना। उसको कुछ आना चाहिए उस एज पे, जब वो नहीं आएगा तो वो कोप नहीं कर पाएगा, कोप नहीं कर पाएगा तो बिहेवियर्स आएंगे क्योंकि इरिटेशन हो रही है, लैंग्वेज भी नहीं है, तो क्या होगा। जो माइल्ड था, ऐसे भी आता है हमारे पास कि पहले कुछ नहीं थे बिहेवियर, अब तो अपने आप को मारता है। क्यों मारता है? वो इरिटेशन कहाँ से आ गई? क्योंकि उसको उम्र बढ़ गई, लेकिन आपको बताने के लिए वो लैंग्वेज नहीं बढ़ सकी, आपने कुछ किया नहीं। अरे आप ऐसे कैसे कह सकती हैं किया नहीं, मैंने 4 लाख रुपए खर्चे हैं। रुपए खर्चने से नहीं होने वाला है, रुपए खर्चने से एक ही सूरत में होने वाला है, आप अपने बच्चे को थेरेपिस्ट के घर में छोड़ दो और फिर वो थेरेपिस्ट उस बच्चे के साथ 24 घंटा सिर्फ उस बच्चे के साथ वो थेरेपिस्ट काम करे, तब होगा। ये होने वाला नहीं है, तो इससे बेहतर क्या है, आप थेरेपिस्ट बन जाओ। मैम बहुत सारे सवाल थे जो मैंने आप जैसे बोला अपनी इंट्रो में भी, पिछले पॉडकास्ट में ऐसे था कि अक्सर जो ऑटिज्म लोगों ने डिटेक्ट किया, वो दो मेन चीज़ें जो सिम्टम्स उनको ज़्यादा दिखे थे, एक ऑब्वियसली स्पीच डेवलपमेंट था और एक सोशल ऑकवर्डनेस था। तो काफ़ी लोगों ने पूछा था कि स्पीच डेवलपमेंट के लिए अगर हम स्पीच थेरेपिस्ट को इतना नहीं दिखा सकते, वी कांट अफोर्ड कि हम बार बार उसको करें, मतलब हम शायद इतने सेशंस नहीं दे सकते, तो घर पे क्या कर सकते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और हमारा पूरा मॉडल ही स्पीच की परफेक्शन के ऊपर बेस्ड है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट तो मैंने आपको बताया रेड लिस्ट, स्टार्ट यहाँ से है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, मेरे थाली में रखा क्या है भगवान ने, वो तो देखो कितना रेड है, पूरे घर के अंदर ही, बाहर नहीं जाना। ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाता है, नंबर 2, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ड्यूरेशन प्रिंसिपल। माने मैंने 3 टाइम बांध लिए, जो कोई मेरे घर पे आ गया तो मैं हाथ जोड़ दूंगी कि मैं अभी नहीं कर सकती, मैं बिजी हूं, इतना। ठीक है, स्कूल की तरह, क्यों, ब्रेन भी अट्यून्ड हो जाता है कि अब इस टाइम पे, जैसे बॉडी अट्यून्ड हो जाती है, आप 1:30 खाना नहीं खाएंगे, अगर आप 1:30 खाते हैं तो बॉडी मांगना शुरू कर दी, वैसे ही ब्रेन अट्यून्ड हो जाता है, 10:30 बैठना ही बैठना है मम्मी के साथ। फ्रीक्वेंसी कितना, थ्राइस अ डे। इंटेंसिटी हाई, दरवाजे बंद कर दो, कोई टीवी नहीं, कोई कुकर की आवाज नहीं, कोई बीबीजी क्या बनेगा नहीं, सब बंद, फिर बच्चे के साथ काम कर रहे हैं। और ड्यूरेशन कितना, 20 मिनट, दिन में 3 बार, 21 दिन तक। पिक्चर दिखाएंगे, बोलेंगे बोल बेटा, चम्मच, स्पून, जो भी आप करना चाहते हैं, जो आपके रेड लिस्ट में है, आपने ग्रीन में लाना है येलो के थ्रू। तो रेड को पहले दिखाया कि बेटा ये होता है ये, अब वो येलो हो गया तो अब उसको ग्रीन में ला रहे हैं, और कॉपी में लिख के बिल्कुल सिस्टम से। देखिए हम नौकरी करते हैं ना, हम बड़े डिसिप्लिन होते हैं, क्यों, हमको रिपोर्ट देनी होती है, प्रमोशन मिलनी होती है। ये बच्चा जो हमारी जिंदगी है यहाँ पे चलने दे। अब यहां से क्या होगा, बच्चे के मुंह से फर्स्ट वर्ड्स निकालेंगे आप। अब बच्चा हर चीज फर्स्ट वर्ड्स में बताएगा, हाँ टीवी, एसी, अब पीछे लगेंगे, टीवी नहीं, पूरा बोलो, टीवी चलाओ चलाओ, कुछ नहीं करना, सिखाना है, पीछे लग के सिखाना है, क्योंकि स्वयं से नहीं सीखेगा, इतना ही है। अब वो धीरे धीरे बोलने लगेगा, टीवी चलाओ, फिर बोलेगा, फिर बोलेंगे बेटा अब बोल, मम्मा टीवी चलाओ, फिर बोलेंगे बोल बेटा मम्मा प्लीज टीवी चलाओ। ऐसे करते करते हम एक फुल सेंटेंस नीड बेस्ड पे आएंगे। फिर सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट होगा, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जैसे हम रन करते हैं, और हमारे पास हजारों की तादाद में बिफोर आफ्टर के वीडियोस हैं, मंथ मंथ की प्रोग्रेस के वीडियोस हैं लोगों के, कि ये कैसे आगे चलता है। बस हार्ड वर्क लगेगा पेरेंट्स का। अब उसके बाद क्या आ जाता है, पूरा पिरामिड में सिखाते हैं कि स्कूल में क्या हुआ वो बताओ हमें। फिर जब ये अचीव होता है, इसको 1 साल लग जाता है पूरा। फिर क्या आ जाता है, सवाल पूछने सीखो, बहस करनी सीखो, इस तरीके से। और फिर क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल्स, वो जैसे कि मैं अब अपने बेटे के साथ में करती हूँ, कि अगर तुम बाहर निकलोगे, जैसे उसका बिल काफी आ गया एक बार, तो मैंने बोला क्यों हो गई भैया ऐसी गलती, तो बोला लाइट नहीं थी, मैं जल्दी जल्दी में निकल गया, आके देखा तो एसी चल रहा था। तो अब ये क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल्स में गैस की नॉब चेक करोगे, सारे कुंडे चेक करोगे, एसी के बटन्स चेक करोगे, तो एज के साथ फिर आप धीरे धीरे, तो ये पूरा जब कंप्लीट होता है तो यू हैव अ किड जो आपके और मेरी तरह बात करता है, जैसे मेरा बेटा हो गया, नॉर्मल, ऐसे एज दे से नॉर्मल, एज दिस ए नॉर्मल। तो आजकल मैम जैसे डॉक्टर्स बहुत स्क्रीन टाइम को भी ब्लेम करते हैं ऑन कि इसकी वजह से शायद ऑटिज्म है, और ये एक गुत्थी है, अभी कुछ कहते नहीं है, कुछ कहते हैं,
कहीं गूगल में कुछ लिखा है, तो इट्स टू मच गूगल से बड़ा इंफॉर्मेशन, डॉक्टर कहाँ है? इट्स टू मच इंफॉर्मेशन। हाँ। बट क्या सच्ची में स्क्रीन टाइम इनहैंसेस या ऑटिज्म को बढ़ावा देता है या होता है ओके, उससे? तो इसका जवाब ना मैं इस हिसाब से देना चाहूंगी कि द पॉइंट इज, स्क्रीन को कैसे ब्लेम करते हो भाई? स्क्रीन ने अपने आप में क्या किया? आप, बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो स्क्रीन दिखा के खाना खिला रहे हो। आपने उसको एक रिजिड पैटर्न बना दिया कि मम्मी जब तक स्क्रीन नहीं चलाएगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। ट्रू। अब आपको इस कमरे में लाके उसको 50 चीज दिखानी, देखो येलो सोफा, सोफा बिग है, हमारा घर का सोफा स्मॉल है, यहाँ कितना कितना कुछ है ना? वो बिग सोफा, वो स्मॉल सोफा। अब बोलो बेटा मम्मा स्मॉल सोफा पे बैठी थी, वो सब खत्म हो गया, आप वो स्क्रीन कर रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रीन इज डेंजरस, इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं स्क्रीन मत करो। लेकिन जब हमको स्पेलिंग सिखाना है, जब बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है CAT कैट करने में, तो फिर द द एग, ये यू आर अ सुपरस्टार बैग, अब वो देख रहा है। तो आप चाकू का इस्तेमाल क्या करने के लिए कर रहे हो? लंच बनाने के लिए कर रहे हो, और फिर उसको अपने कंट्रोल में रख रहे हो। ये बहुत जरूरी, स्क्रीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये पेरेंट को देखना है। उसको चुप कराने के लिए नहीं कि यहाँ पे शाउट करेगा स्क्रीन दे दो, वो काम नहीं करना। इसको लर्निंग टूल की तरह यूज करना, टूल की तरह यूज करना है। क्योंकि एक बात और समझिए, छोटी क्लास में तो आप चलिए चला लेंगे बैग, कैट, मैट, पैट। जब उसको आपको सोलर सिस्टम की मूवमेंट्स दिखाना होगा, जब आपको उसको फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक दिखाना होगा कि कॉटन बड से वो कहाँ तक, तो वो आप बगैर स्क्रीन के, बगैर यूट्यूब के वीडियो के आप कैसे करते हो? बिग प्रॉब्लम इज, इतना दूर सोचते ही नहीं है। क्या सोचते हैं, मतलब मुझे बोलते हुए भी तकलीफ होती है, बट ये सच्चाई है, हमें मानना पड़ेगा। ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मुझे ढोना है, अब मैं एक बच्चा और पैदा करूंगा, मैं मरूंगा तो उसके बाद वो बच्चा ढोएगा। कितना बड़ा इनजस्टिस है एक जिंदगी के साथ, एक जान के साथ। जबकि आपको करना क्या था? ठोस ठोस के उसके अंदर इंफॉर्मेशन भरनी थी, उन तरीकों से जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, जिनसे वो सीख जाता। तो क्या इन बच्चों को स्लीप में भी प्रॉब्लम होती है? हाँ, स्लीप डिसऑर्डर्स हाँ, होते हैं? हाँ। ऑटिज्म के साथ स्लीप एपनिया बहुत केसेस में आता है। मेरे Okay. बेटे को काफी टाइम तक ये था। Okay. तो वॉशरूम जाने के लिए 2 बजे उठो तो देखो बालकनी में खड़ा है और विसल कर रहा है। तो मैंने बोला क्या? तो बोल रहा है नहीं आ रही नींद, क्या करूं? ये होता है। तो अब उसमें अगर एक्सट्रीम केस हो जाए तो मेलेटोनिन देते हैं डॉक्टर्स, नहीं तो बहुत सारे घरेलू तरीकों से भी। सबसे पहली चीज है कि स्ट्रेस को दूर रखिए। अगर कलेश है घर में, झगड़ा है, तो वो किसी की भी नींद उड़ा देगा। और ऑटिस्टिक बच्चा है तो वो ज्यादा भी सेंसिटिव भी होता है, तो स्लीप एपनिया किक इन हो सकता है उससे। और दूसरी चीज है कि मतलब आपने उसको नहा, सोने से पहले एक वार्म बाथ दिया, आपने उसको ल्यूक वार्म मिल्क दिया, अगर आप CFGF डाइट नहीं कर रहे हैं तो। मेरा तो खैर किसी डाइट्स में कोई फेथ नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा शेफ है, वो भी पेस्ट्री सेक्शन में। तो मैं क्या ही डाइट की बात करूं, मैदा और चीनी। ट्रू। तो अब ये सारी चीजें करके आपने बीकर में थोड़ा सा ऑयल, सेंटेड अरोमा ऑयल डाला, अच्छा कोई आपने भजन, कोई मतलब अच्छे वाइब्स क्रिएट किए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पिताजी को अगर 11:30 बजे तक टीवी के दर्शन करने हैं और फिर सोचना है कि बच्चा सो नहीं रहा है, बोला वो तो दूसरे कमरे में, क्यों आवाज नहीं आती है, माहौल नहीं दिखता है। कर्फ्यू की जैसे जब लाइटें ऑफ होती है ना घर की, तो बच्चा फिर सोता है ना? तो ये सब चीजों का ध्यान रखते हैं। अगर माइल्ड एपनिया है तो सेटल हो जाता है, और बहुत ज्यादा है तो फिर मेलेटोनिन की जरूरत पड़ती है। तो जैसे मैम जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है उनके सिबलिंग्स भी होते हैं ऑब्वियसली, आपके जैसे आपके भी यू हैड अ सेकंड चाइल्ड, तो सिबलिंग्स को कैसे सिखाया जाए कि समझाया जाए कि ये थोड़ा अलग है, स्लो है? जैसे आपने कहा पार्क में बच्चों को लेके जाओ तो पूछते हैं इसको ऐसा क्यों है, तो सिबलिंग भी पूछेगा क्योंकि सिबलिंग को भी लगता है कि यार ये मेरे से खेलता नहीं है, वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करे। तो सिबलिंग को आप कैसे ट्रेन करो कि उसमें वही एम्पैथी रहे और उसमें द चाइल्ड शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द ब्रदर और द सिस्टर। टोटली बहुत ही आपने ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा है, एंड आई एम ग्लैड कि आपने ये पूछा है। हमारे पास एक लेडी आई, मतलब मैं बोलती भी हूँ तो मैं ओवरवेल्म हो जाती हूँ, और रोने लगी। तो मैंने बोला कि क्या हुआ? तो वो बोलती है कि मेरी बेटी पार्क में खेल रही थी और मैंने सुन लिया,
और उसने बोला कि ए सुनो सुनो, वो आ रहा है मेरा भाई, चलो चलते हैं फटाफट। और वो वहां से अपनी सहेलियों को, ये उसकी अपनी बेटी, सिबलिंग्स, हाँ, और वो वहां से भाग गई। तो बोली मैंने घर जाके, क्योंकि मैंने सुन लिया था, तो मैंने पूछा उससे कि बेटा आपने ऐसे क्यों बोला, ये तो आपका भाई है। कहती फिर वो मेरे से खेलना छोड़ देंगे ना, ये तो ऐसा है। अब ये स्थिति क्यों आई? बचपन से ही, छोटे से ही, जब कुछ इडियोसिंक्रेसीज हो रही हैं, आप उसके साथ कैसे डील कर रहे हो? बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है, उसके सामने उसकी बात कर रहे होते हैं, अरे ये भी नहीं करता है, अरे आज पता है इसने ना ऐसा कर दिया। वो सोचते हैं कि ये बोल नहीं रहा है तो सुन भी नहीं रहा है और समझ भी नहीं रहा है। अगर वो पूरी बात नहीं भी समझ रहा है तो उसे इतना तो पता लग रहा है कि आप उसको भंड रहे हो, है ना, पंजाबी वर्ड है, मतलब मेरे बारे में बात हो रही है, गलत बात कर रहे हो, नॉट इन अ गुड सेंस। हाँ, नॉट इन अ गुड सेंस, उतना उसको समझ आ रहा है। तो आप उसकी सेल्फ एस्टीम पहले ही लो कर रहे हो, फिर बोलते हैं कि बहुत धीरे बोलता है, बहुत धीरे बोलता है। अरे धीरे ही तो बोलेगा ना, तेज नहीं बोलता है, क्योंकि फिर कुछ ना कुछ आप कह दोगे तो उसकी वॉइस नीचे हो जाती, कॉन्फिडेंस नीचे होता है। आप कैसे बिहेव कर रहे हो घरों के अंदर, मैंने ये डायनामिक देखे हैं। अच्छा सुन, बट बहुत केपेबल लड़का है, फादर आके बोल रहा है अच्छा सुन, नीचे जाके वो, अच्छा छोड़, छोटे वाले को कह रहा है जो न्यूरोटिपिकल है, जा तू जाके लेके आ। तो हमने पेरेंट्स को ये सिखाया कि वहीं रोको। बोलो कि क्यों? फादर नहीं, दादाजी थे। एक केस मैं बता रही हूँ। तो मैंने लेडी को, मतलब बड़ी सैड हुई वो, तो मैंने बोला नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है तो आप क्या बोलेंगे कि अच्छा छोड़ क्यों, तू जाके लेके आ क्यों? वो नहीं कर सकता, तू नहीं जाएगा बेटा, तुम जाओ। हम क्या बुरे नहीं बनना चाहते, तो हम कुछ गलत हो रहा है तो उसमें चुप कर जाते हैं, पर हमें ये नहीं समझ आता कि वहां से हमारे छोटे बच्चे सीख रहे होते हैं। अगर हम वहीं खड़े हो जाएं प्यार से, रिस्पेक्ट के साथ, लेकिन कहें कि नहीं ऐसा नहीं होगा, जैसे हमने उस केस में किया, तो फिर उसकी जो ममा थी उस बच्चे की, नेक्स्ट टाइम जब ऐसा कुछ हुआ तो उसने बोला नहीं यही जाएगा, और छोटे वाले को भी समझाया कि जो आप कर सकते हो भाई भी कर सकता है। क्यों? उसने उसको सिखाया था, सारा टाइम क्रिब में नहीं निकाला था। तो बेसिकली क्या है, आपका क्या एटीट्यूड है बच्चे के साथ, वो डिसाइड करेगा उसके छोटे भाई बहन का क्या एटीट्यूड है। और उसके बाद फिर भी उनमें क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि उनके दोस्त बोलेंगे ए तेरा भाई कैसा है, तो वो उनको बुरा लगेगा। वो टाइम पे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपकी ना ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपके घर में ऑटिस्टिक बच्चा है, अपने रेगुलर बच्चे को खास टाइम दो, अलग टाइम दो, नहीं तो एक केस ये भी हुआ था, वो भी लेडी रो के आई, आके बोलती है मेरी बच्ची बोलती है कोई दवाई है मुझे भैया जैसा बना दो, क्योंकि वो सारा टाइम अपने बेटे को दे रही थी जिसको ऑटिज्म था और बेटी रेगुलर थी। तो ये नहीं करना है। जब आप कनेक्ट करते हो तो आप उनके एंजाइटीज, उनके फियर्स सुनते हो। तो जैसे मेरे केस में क्या था, मेरे बेटे ने आके मुझे पूछा एक बार कि जय भैया ऐसा क्यों? तो मैंने बोला देखो, पापा ब्लड प्रेशर की दवाई लेते, मम्मा ये चश्मा लगाती है, इसके बगैर मम्मा को ढंग से नहीं दिखता। आप जब छोटे थे आपको चाइल्डहुड आस्थमा था तो आप इनहेलर लेते थे। सबका कुछ ना कुछ होता है ना बेटे। वो 4th फ्लोर पे अंकल है, वो डंडी पकड़ के चलते हैं। भगवान जी ने सबका कुछ कुछ बनाया। ऐसी जय भैया है, जय भैया की ये सिचुएशन है कि उसको समझ सब आता है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो वैसे बता नहीं पाता। तो हमको क्या करना चाहिए, उसका मजाक उड़ाना चाहिए या हेल्प करना चाहिए? तो क्या है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डाली, तो बोला हेल्प करना चाहिए। मम्मा मैं कैसे हेल्प करूं? पर अगर उसने ये देखा कि मेरी माँ तो मेरी है ही नहीं, बहुत टाइम पे ये होता है जय तू घर बैठ, तू अपना होमवर्क कर, मैं भाई के साथ जा रही हूँ। अब वो बड़ा ग्लैड होता है कि आज तो मेरे साथ जा रही है। तो जब उसको ये पता है और उसको एंजाइटी नहीं है, उसको नफरत नहीं है बड़े वाले से, अंदर ही अंदर बच्चे नफरत पाल रहे होते हैं कि इसकी वजह से मुझे मेरे मम्मी पापा दोनों ही नहीं मिले, ये नहीं करना है। तो तब क्या है, एज अ फैमिली वो बॉन्ड करते हैं कि मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं कैसे हेल्प करूं, और फिर वो ही एडवोकेट बनते हैं। जब उसका दोस्त कहेगा तो बोलेगा ए ऐसी बात नहीं है, मेरा भैया ये भी कर सकता है, वो भी, उसको ऑटिज्म है। जब ऑटिज्म होता है तो हम सिखाएंगे बच्चों को, ताकि वो आगे जाके बाकियों को भी एजुकेट करें। ऑटिज्म का रिकवरी रेट क्या है, मतलब हाउ सून कैन अ चाइल्ड रिकवर?
देखिए अगेन, अब मैं आपसे पहले भी बात कर रही थी कि एक स्टूडेंट मिली और कहती है कि मेरा मन करता है मैं इसके ऊपर से छील के उतार दूं, और जब मैं ये वर्ड बोलती हूँ ना, मुझे खीरा याद आता है कि कोई खीरा छील रहा है। इट्स अ वे ऑफ बीइंग। जैसे कि एक जुवेनाइल डायबिटिक है जिसको डायबिटीज है, बच्चे को पैदाइशी है, अब उसके माँ बाप को सीखना पड़ेगा कि इंजेक्शन कैसे देना है। वो ये नहीं कर सकते कि नर्स ही आके देगी, किसी दिन ना आई तो बच्चा मरने किनारे थोड़ी जाएगा। उनको ये भी सीखना पड़ेगा इसकी डाइट कैसे मैनेज करना है, इसके इंसुलिन लेवल्स कैसे मैनेज करना है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे बच्चे को ये बताते हुए, सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करते हुए कि बेटा कोई बात नहीं है, सिचुएशन है, इसको हैंडल करेंगे, और तुमको ये करना है, तुम ये नहीं खा सकते, ये ध्यान रखो, ऐसे शुगर टेस्ट करो, दर्द होगा तुमको इंजेक्शन से लेकिन ये तुमको लेना है। तो आप क्या कर रहे हो, सेल्फ एडवोकेट भी बना रहे हो, एम्पावर भी कर रहे हो बच्चे को। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है। आप ये नहीं कह सकते कि कब तक ये टोटली खत्म तो जिस दिन उसका शिप नीचे जाएगा उस दिन ही होगा, चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे वो, अब ये तो मृत्यु तो निश्चित है ना, तो ये सभी पर लागू है, मेरे पे, आप पे, हम सभी पे, मेरे बच्चों पे। तो वो जब तक, अब जैसे आपकी बॉडी, आपका जो भी ब्लड ग्रुप है, अब वो चेंज नहीं हो सकता, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है ना, कोई मेडिकल साइंस नहीं है। जब तक आप इस फॉर्म में हो वो ऐसे ही है। वैसे ही ऑटिस्टिक ब्रेन ऑटिस्टिक ही है, बट वो चीजें सीख सकता है। मेरा बेटा अपनी पूरी जिंदगी ऑटिस्टिक ही रहेगा, वो न्यूरोटिपिकल नहीं होगा, लेकिन जो काम न्यूरोटिपिकल कर लेगा वो ये कर लेगा। और ये कब तक होगा, जैसे मेरे को तो लगे थे 18 साल कंप्लीट, हाँ, लेकिन इतना टाइम अब नहीं लगेगा क्योंकि मेरे पास इस तरीके की टेक्निक्स, पिरामिड्स, क्यूरियोसिटी इन्वोक कैसे करना है, इतनी डिटेल में हमने रिसर्च किया। और एक ही काम है मेरा और मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, नए से नई चीजें डोल आउट करना। ये जो रेड ग्रीन ब्लू वाली टेक्निक है ये बहुत सक्सेसफुल है, ये सब नहीं था। तो ये सब कहाँ से आया है, मैं 20 चीज ट्राई करती थी, एक शायद सक्सेस होती थी तो वो लिख देती थी। अब की डेट में 5 से 7 साल के अंदर आपका बच्चे के ऊपर से तकरीबन 85 से 90% एफर्ट कम हो जाएगा। 100% एफर्ट कैसे कम होता है वो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं आज भी अपने बच्चे के साथ भी 1-2% रखती ही हूँ, हाँ, उम्र के हिसाब से। मैम अगर मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूं, आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से, एक तो आई थिंक हमारी मूवीज ने बहुत बड़ा काम किया इसके बारे में, एजुकेशन एटलीस्ट अवेयरनेस देकर, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि कुछ ऐसी मूवीज बनी, वरना लोगों को अभी तक मुझे लगता है समझ ही नहीं आता कि ये होता क्या है। एंड उसमें जब जब इस ऐसे टाइप का उनको वो मिलता है ना कैनवस, तो लोगों को समझ आने लगती है, एटलीस्ट लोग उसके बारे में जानने तो लगते हैं। तो दैट आई थिंक इज रियली गुड दैट इज हैपनिंग। बट आपको क्या लगता है कि लेट्स से 5 साल पहले से अब अगर आप कंपेयर करें, ऑटिज्म के केसेस कितने तेजी से बढ़े हैं, और ये आगे चल के आपको क्या लगता है कितनी तेजी से मतलब बढ़ रहे हैं, या अब शायद लोगों को पता चल रहा है, मे बी थे शायद इसी पेस पे बढ़ रहे थे पहले भी। तो इसके लिए अब आगे चल के व्हाट इज द वे आउट, मतलब क्या हो सकता है, व्हाट नीड्स टू बी डन ऑन 3 levels, ए गवर्नमेंट, बी पेरेंट, एंड सी मे बी द एजुकेशन सिस्टम। So I would like to share some statistics with you. Again, this is all published data from American Psychiatry Association. Anybody can feel free to check it. 1980s में 1 kid in 10,000 had autism. Okay. 1 kid in 10,000. ये वर्ल्डवाइड डेटा है। वर्ल्डवाइड डेटा है। ठीक है। Come 2025, 1 kid in 55 has autism. Look at the alarming growth rate. अब ये हमारे सिस्टम में पोल्यूशन बढ़ने की वजह से है, या फिर हम जो प्रोसेस्ड फूड्स और सिंथेटिक मटेरियल्स खाते हैं उसकी वजह से है, या किसी और वजह से, ये हमें अभी तक समझ नहीं आई है। बट ये कन्वर्जन रेशियो आप देखिए किस हिसाब से चल रहा है कि 10,000 में 1 था, अब 55 में 1 है। 7 करोड़ तो सिर्फ इंडिया में ही है, यूएस की अलग है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज की अलग है। और ये तो वो होंगे जिन्होंने शायद चेक कराया हो, जिनको पता हो, जो गांव देहात में उन्हें तो पता ही नहीं है। बिल्कुल। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि इसकी ग्रोथ जो है वो इतनी अलार्मिंग रेट से हो रही है, और हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है इसको केटर करने का। इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है कई, तो एक हमारा बच्चा
उसने ओलंपियाड में गोल्ड मेडल लिया, वो ऑटिस्टिक है, लेकिन 3-4 साल तक हम लगातार तपस्या करते 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 लैंग्वेज भी आ रही है, सब आ रहा है। लोग क्या करते हैं ना, ये सबसे बड़ा इनजस्टिस है ऑटिज्म के साथ। जहां सक्सेस स्टोरी देखते हैं बोलते हैं अरे ये हाई फंक्शनिंग होगा, और साइड में कर देते हैं। हाई फंक्शनिंग मतलब क्या? हाई फंक्शनिंग मतलब इसका इंसिडेंटल लर्निंग ज्यादा बेटर था, है ना। इंसिडेंटल लर्निंग नहीं था तो एक्वायर्ड लर्निंग से उसे ज्यादा कर दिया गया था। लर्निंग तो लर्निंग है ना बस, इंसिडेंटल हो या एक्वायर्ड हो, उसने खुद से नहीं सीखा, किसी ने मेहनत मार के सिखा दिया। सीख तो वो लेगा ही, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चा मेंटली रिटार्डेड या इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड नहीं है। ये इसमें एक बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है। तो ये जो चीज है ना, ये गवर्नमेंट को भी, द गवर्नमेंट हैज टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस, कि हर एक चीज को पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट में आप डाल दो, इसको भी डाल दो। फिर लोगों को ये खुशी हो जाएगी, चलो जी हमें अब रेलवे की टिकट में कंसेशन मिल जाएगा या टैक्स में एग्जेम्पशन मिल जाएगी क्योंकि हमारे पास एक डिसेबल्ड बच्चा है। तो सोचिए कितना इनजस्टिस है एक जिंदगी के साथ जो कि कॉन्ट्रीब्यूटिंग हो सकती थी, है ना। और फिर उसको कवर अप मारने के लिए, अपने गिल्ट को छुपाने के लिए हमने बोला रजनी का लड़का तो हाई फंक्शनिंग था, हमारा वाला तो सीवियर है। फॉर ऑल यू नो ये वाला ज्यादा इससे मुसीबत में हो सकता है। कितना एफर्ट गया है इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। तो मुझे क्या लगता है कि एक ऐसी जगह गवर्नमेंट को क्रिएट करनी चाहिए, एक मिनिस्ट्री ही होनी चाहिए, लिटरली इतने लोग हैं, ऐसा होना चाहिए कि जहां से आप, जैसे यूरोप में है, बाकी कंट्रीज में, डायग्नोसिस से और एक मैंडेटरी चेक स्क्रीनिंग हर बच्चे को, जैसे वैक्सीनेशन पूरा हुआ कि नहीं, वैक्सीनेशन लगवाते हैं हाँ, बच्चों को, तो हर बच्चे को इस टेस्ट से गुजरना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव। और जिसका किसी का साइकोमेट्रिक टेस्ट में आ जाए, उसके बाद ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका जो पेरेंट है उसकी एम्पावरमेंट। तो एक पूरा सिस्टम जहाँ पे कोई डीन होए, कोई आगे टीचर्स होए, जो एक एक बहुत एक डीप रूटेड लेवल पर सिखाएं, क्योंकि पेरेंट को सीखेगा तो वो ये सोचना कि स्कूल में अच्छा स्कूल मिले, स्पेशल एजुकेटर, बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, लेकिन अगर एक अच्छा स्कूल 30 बच्चे ऑटिस्टिक के साथ पूरे स्कूल में अलग अलग क्लास में, चलो 30 बच्चे उन्होंने डाल दिए, बाहर लाइन 1,500 की है, उनका क्या हो रहा है? और वो बेचारे धक्के खा रहे हैं क्योंकि उतना अच्छा स्कूल और दूसरा नहीं है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि इनके मॉडिफाइड सिलेबस, जैसे मैंने दिखाया, इनके करिकुलम्स उस हिसाब से थोड़ा सा बाकियों के मुकाबले कम करके, उनकी स्पेसिफिक लर्निंग स्टाइल्स पे फोकस करके, उनके स्ट्रेंथ्स पे फोकस करके, कुल मिला के बात इतनी, हमने एक जिंदगी खड़ी करनी है। अब वो अपने आर्टिस्टिक इंटरेस्ट से कपड़े बना ले, है ना, वो इंजीनियर ना होए। आज की डेट में कोई बोलेगा कि भाई जय ने कौन सा आईएएस एग्जाम क्लियर कर लिया, लेकिन अपने हिस्से के ईमानदारी से, इज्जत से, डिग्निटी रिस्पेक्ट से पैसे कमा रहा है ना शेफ होके, तो उतना बहुत हो गया, है ना। तो ये चीजें करनी बहुत जरूरी है, ताकि, और फिर उन टीचर्स को, ट्रेन टीचर्स को स्कूल्स में भेजा जाए, ताकि वो बाकियों को भी, माइंडसेट शिफ्ट की हम बात करते हैं, वो नहीं आ सकता जब तक लोगों को एक डिफरेंट एग्जाम्पल नहीं दिखेगा। जैसे मैंने कहा था 100 साल पहले लड़की इंसान होते हैं और लड़की होती है, सेम नहीं था, लेकिन जब वो चांद पर जाने लगी तो बोले नहीं ये भी बराबर है ना। तो ये तब होगा, हम बोलते हैं पहले चेंज लाओगे तब हम करेंगे, ऐसा नहीं है। अब करके सामने एग्जाम्पल खड़ा कर दोगे, अब कौन, अब बताइए कौन बोलेगा कि जे डिसेबल्ड है? हाँ, मैं किस बेसिस पे उसके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करूंगी? करना ही क्यों है मैम? क्यों करना है? करना ही क्यों है ना, टैक्स बचाने के लिए। अरे उसे इतना काबिल बनाएंगे कि वो टैक्स खुद ही भरे, बचा लेगा, खुद ही बचा लेगा, हाँ, सीए से बात करके, हाँ, सीए से बात करके, हाँ। और जो बनेगा वो अपने ऑनर के साथ भरेगा कि ये मेरे कंट्री की तरफ मेरा कंट्रीब्यूशन है, क्यों नहीं? बिल्कुल, है ना। तो हमें ड्रीम बिग करना है, अकाउंटेबिलिटी लेना है, क्रिब नहीं मारना, दूसरों को उंगलियां नहीं दिखानी, अपना काम करते रहेंगे। आई थिंक मैं तो ऑन दैट नोट, बहुत ही पॉजिटिव जो नोट है, इस पर मैं यही कह सकती हूँ कि मैं पेरेंट्स को ही ये कहूँगी, मैं गवर्नमेंट को छोड़ो, मैं किसी और को कुछ नहीं कहती,
मैं आपको एज पेरेंट्स कह रही हूँ कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो, अंडरस्टैंड दैट अकाउंटेबिलिटी कि ये आपने ही करना है। यस, कोई दूसरा स्पेशल टीचर आपको सिर्फ एक छोटी राह दिखा सकता है, बट इवेंचुअली करना आपने ही है, एंड दैट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। दैट इज गोइंग टू मेक एंड अ डिफरेंस। आपके कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड, हम जितने पूछ सकते थे हमने कोशिश करी कि हम इस पॉडकास्ट में वो पूछ पाए, पर अगर आपके कोई और सवाल हैं, हम वील सेंड इट टू रजनी मैम, अगर उनको उनकी टीम्स उनका जवाब दे सके या कुछ कर सके, हर डिटेल्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये इसको प्लीज एक ऐसी लाइलाज या ऐसी बीमारी मत लेके सोचिए दिमाग में, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं सोचना मतलब ये है। मत लेके चलिए कि यार इसका कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हो सबका सकता है। अब मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है इस बात में, आपकी बातें सुन के, और जनरली मुझे लगता है कि बस वो एफर्ट डालने की जरूरत है और हो सब कुछ सकता है। Totally. तो इसको प्लीज, जिनके भी बच्चों को ये प्रॉब्लम है, जो ऑटिज्म से जूझ रहे हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, प्लीज उनके साथ शेयर कीजिए। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि हम ऐसे पॉडकास्ट आपके पास लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।